भाग 6। आर्या क्लास में चली गई और अपनी बाहों को सहलाते हुए मन ही मन बोली, आज कैसे पकड़ लिया प्रोफेसर ने, गिरने क्यों नहीं दिया। फिर चंद लम्हों बाद खुद ही जवाब सोच लिया, आज खुद टकराए थे ना, वरना मेरी गलती होती तो छोड़ ही दिया होता गिरने को, फिर चाहे सिर फुटता या टांग टूटती, ये पकड़ने वाले तो बिल्कुल नहीं थे। कुछ रोज बाद एक रोज परिधि और आर्या क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। सिद्धू भी साथ में ही था। दरअसल तीनों पड़ोसी थे और होश संभालने के बाद से ही साथ रहे, इसलिए वो तीनों आपस में ही लगे रहते। किसी और से ज्यादा दोस्ती या जुड़ाव नहीं था इनका। तीनों जब मन होता तब मिलते और जहाँ चाहे वहाँ जाते, चाहे दिन हो या रात, वे कभी भी मिल सकते थे, एक दूसरे के घर आ जा सकते थे। किसी की फैमिली को कोई आपत्ति नहीं थी। सिद्धू अखबार के बने लिफाफे में से कुछ निकाल कर खा रहा था। तभी हेडिंग पर नजर पड़ी तो बोला, आखिर ये हो क्या रहा है जंगल में? आए दिन जानवरों के मरने और लोगों के गायब होने की खबर आती है। उस रात तो सब नॉर्मल ही था। आर्या ने उसे देखकर पूछा, तुझे क्या लगा था कि हम जंगल चले जाएंगे तो जंगल देवी हमारा चेहरा देखकर ये सारी घटनाएं रोक देगी? सिद्धू ने मजाक में जवाब दिया, हाँ, मुझे तो यही लगा था कि तेरी हिम्मत देखने के बाद वन देवी ऐसा ही करने वाली है। परिधि ने सिद्धू की पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, क्या है तुझे, हर वक्त उसे ताने मारने क्यों लगा रहता है तू? पिछले जन्म में पक्का आर्या की सांस था तू। सिद्धू ने हंसकर जवाब दिया, ओ जेंडर तो चेंज मत कर, कम से कम ससुर ही बोल देती। आर्या ने तपाक से कहा, रहने दे, मैं तुझे अपने सास या ससुर किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तू इस जन्म में गलती से टकरा गया है, यही बहुत है। हर वक्त मेरी इज्जत का फालूदा बनाने की कोशिश करता रहता है, फालतू में। सिद्धू ने नाटकीय अंदाज में कहा, ओह, मैं कहाँ से आ गया बीच में? तू खुद अपनी हरकतों से अपनी इज्जत का कचरा करती है। मैं तो हमेशा साथ देता हूँ तुम दोनों का, क्राइम पार्टनर बनकर, फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है तुम दोनों को। एहसान फरामोश हो दोनों की दोनों। कहते हुए सिद्धू जाने के लिए उठने को हुआ। आर्या ने परिधि को उसका हाथ पकड़ने का इशारा किया। परिधि ने इनकार कर दिया तो आर्या ने खुद सिद्धू का हाथ पकड़ते हुए कहा, बैठ जा आराम से, ज्यादा नखरे मत दिखा, हमें भी पता है कि तू हमारी कितनी परवाह करता है। सिद्धू ने हाथ खींचते हुए कहा, छोड़। वो परिधि की ओर देखकर बोला, तू नहीं पकड़ सकती थी हाथ? परिधि ने हंसकर जवाब दिया, क्यों पकड़ू, मुझे पता था कि तू कहीं नहीं जाने वाला, ड्रामा कर रहा है बस। सिद्धू ने मजाक में कहा, कतई जालिम है तू परी, एक नंबर की। परिधि ने उसकी बात काटते हुए आर्या की ओर देखकर कहा, रुक रुक रुक, प्रोफेसर राणा कैसे है आर्या? आर्या अपनी रो में बोलती हुई चली गई, कतई जालिम है, कतई जालिम, कोई मोह दया नहीं, एक नंबर के अत्याचारी है। दोनों ने सिद्धू के चेहरे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जो ठीक उनके पीछे आकर ठिठक चुके प्रोफेसर को देखकर खाने का लिफाफा बेंच के अंदर रखते हुए बेचारों जैसा मुंह बनाए आंखें गोल किए हुए दोनों को देख रहा था। प्रोफेसर ने मुंह पर उंगली रखकर बाकी स्टूडेंट्स को चुप रहने का इशारा कर दिया था। सब आपस में धीरे धीरे बोल रहे थे, ये तो गई आज फिर। दोनों बेंच के ऊपरी हिस्से पर चढ़कर बैठी थी और उनकी पीठ दरवाजे के सामने थी, जबकि सिद्धू उसी बेंच पर नीचे सीट पर कायदे से बैठा था तो उसका चेहरा सामने था। परिधि ने आर्या की बात खत्म होते ही कहा, देखा, सुन लिया ना, प्रोफेसर राणा है जालिम और अत्याचारी, तो मैं भी वही कैसे हो सकती हूँ? सिद्धू ने मन ही मन कहा, हो गया कल्याण, ये आज नहीं बचने वाली। परिधि ने बोलना जारी रखा, सेम उपाधि सूट नहीं करती, मेरे लिए कुछ दूसरी उपाधि सोच ले, क्योंकि इस उपाधि से प्रोफेसर ऑलरेडी नवाजे जा चुके हैं, और वैसे भी प्रोफेसर। परिधि को बात पूरी करने से रोकने के लिए सिद्धू ने अपने हाथ बढ़ाकर दोनों के पैरों में जोर से चिकोटी काट दी। परिधि ने सिसक भरते हुए कहा, आ कुत्ते। आर्या ने भी सिसक भरते हुए कहा, हाँ, कमीने कहीं के। दोनों ने सिद्धू को कुछ शब्दों से नवाजा। सिद्धू ने अपने सिर पर हाथ मार लिया, क्योंकि प्रोफेसर त्योरियां चढ़ाए दोनों को घूर रहे थे। परिधि नीचे कूदकर सिद्धू को मारने को हाथ उठाने को हुई, पर तभी वहां खड़े प्रोफेसर का एहसास होते ही उसके हाथ नीचे हो गए, साथ ही निगाहें भी। सिद्धू ने अपने माथे पर रखी हथेली की उंगलियों के बीच से आर्या को आंखों से पीछे देखने का इशारा किया। आर्या बोल पड़ी, क्या है, अब उधर कौन है? आखिरी शब्द अटकते अटकते पूरे हो गए। वो हड़बड़ाहट में उतरने को हुई तो उसका हाथ बेंच के किनारे पर पड़ा और वो गिरने को हुई। उसने प्रोफेसर के कोट को पकड़ लिया, पर जल्दी ही कोट छोड़ते हुए सीधी खड़ी हो गई। उसने कोट को सही करने के लिए हाथ बढ़ाया तो प्रोफेसर ने अपना हाथ सामने कर उसे रुकने का इशारा कर दिया। आर्या ने अपने बढ़े हुए हाथों को पीछे करते हुए कहा, हम तो बस यूं ही शरारत कर रहे थे, सीरियस नहीं थे। प्रोफेसर की गंभीर आवाज गूंज उठी, शरारत का भी एक दायरा होता है, जब शरारत दायरे को पार कर जाए तो बदतमीजी कहलाती है। परिधि ने नजर नीचे करके कहा, सॉरी सर। आर्या ने भी गर्दन हिलाते हुए कहा, जी प्रोफेसर। प्रोफेसर ने परिधि की तरफ देखकर कहा,
बैठो अपनी सीट पर। आर्या भी सीट की तरफ बढ़ी तो प्रोफेसर बोल पड़े, आप नहीं, आप क्लास से बाहर जाइए। आर्या ने हैरानी से भौं सिकुड़ते हुए पूछा, पर क्यों? प्रोफेसर ने जवाब दिया, ये मंथन क्लास के बाहर खड़ी होकर करेंगी तो समझ आ जाएगा। इतनी मैच्योर तो है ही आप कि शरारत छोड़कर आत्म मंथन कर सके। नाउ लीव। कहते हुए प्रोफेसर पोडियम की ओर बढ़ गए। आर्या फिर भी असमंजस से कभी उन्हें तो कभी परिधि को घूरती रही। प्रोफेसर ने अब उस पर ध्यान दिए बिना अपने नोट्स निकाले और सबको पढ़ाना शुरू कर दिया। आर्या गुस्से में अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर चली गई। तेजी में होने के कारण उसका पैर एक बेंच के कॉर्नर से टकरा गया और उसकी जांघ में जोर से चोट लगी। उसने दर्द बर्दाश्त करने के लिए अपने जबड़े भींचे। उधर प्रोफेसर ने थूक निगलकर दर्द का घूंट पीते हुए पल भर को अपनी आंखें मीचकर हथेली को हल्के से पोडियम पर दे मारा। आर्या ने संभलते हुए गुस्से में बेंच को पैर मारा और दनाते हुए बाहर निकल गई। प्रोफेसर उससे ध्यान हटाकर पढ़ाने लगे। आर्या आज क्लास के बाहर नहीं रुकी थी, वो चली गई थी। प्रोफेसर राणा क्लास खत्म करके अपने कैबिन में आए और कोट उतारकर एक और फेंकते हुए जैसे ही शर्ट के ऊपर के बटन खोले, कानों में आवाज आई। आर्या ने कहा, इतना गुस्सा करते हैं आप? दिमाग नहीं जल जाता आपका इस तपिश से? प्रोफेसर ने आवाज की दिशा में नजर घुमाई तो देखा कि आर्या के ऊपर ही उन्होंने अपना कोट फेंक दिया था। प्रोफेसर ने गंभीर स्वर में पूछा, मेरे कैबिन में क्या कर रही है आप? कहते हुए उन्होंने कोट उसके ऊपर से लेना चाहा तो आर्या ने कोट पकड़ लिया। प्रोफेसर ने पहले उसकी हथेली को देखा, फिर उसकी निगाहों में देखकर बोले, देखो तुम, कोई बदतमीजी नहीं, कोट छोड़ो और बाहर निकलो यहाँ से। आर्या ने उनकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए कहा, मैंने कोट खुद तो नहीं लिया ना प्रोफेसर अगम? प्रोफेसर ने तल्खी से कहा, प्रोफेसर राणा बोलो। उन्होंने कोट छोड़ते हुए हाथ जेब में रखकर कहा, क्यों, अगम किसी और का नाम है क्या? प्रोफेसर ने चेहरा फेर कर कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहा, बहस नहीं, कहा ना कैबिन से बाहर जाइए। तभी आर्या ने उनकी बाजू के पास शर्ट पकड़ ली। प्रोफेसर ने चौंक कर उसकी हथेली की तरफ देखा और फिर अपना हाथ झटकते हुए कमर पर हथेली टिकाकर बोले, पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि मैं कोई सहपाठी नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। अपनी ये बचकानी हरकतें मुझ संग करने की जरूरत नहीं, बाहर जाओ यहाँ से। आर्या ने दृढ़ता से कहा, मुझे जानना है कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जवाब दीजिए तो मैं चली जाऊंगी। प्रोफेसर ने जवाब दिया, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी को बेवजह इंपॉर्टेंस नहीं देता। आर्या ने तुरंत कहा, मैंने तो किसी की बात की ही नहीं, अपनी बात की है। प्रोफेसर अगम ने नाराजगी से कहा, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी आपकी हरकतों से है, आपके एटीट्यूड से है। आर्या ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या हरकत कर दी मैंने? प्रोफेसर अगम ने उसे घूरते हुए कहा, पहले तो बिना परमिशन आप मेरे कैबिन में हैं। मेरी क्लास से बाहर निकालने पर आप अकड़कर क्लास से बाहर चली जाती है, पर मजाल है कि सॉरी प्रोफेसर कह दे और अपनी गलती एक्सेप्ट करके अंदर आने की रिक्वेस्ट करे। नहीं, कभी नहीं। आर्या उनकी आंखों में बारी बारी देखती रही। प्रोफेसर फिर बोल पड़े, आज आपके साथ की उस लड़की ने सॉरी बोला, पर आपने नहीं। मैंने आत्म मंथन करने को कहा तो आप बिना कुछ सोचे वहाँ से अकड़ कर निकल गई, यहाँ मेरे कैबिन में चली आई। इन सब हरकतों के बाद आप कैसे मुझसे उम्मीद कर सकती है कि मैं आपको बाकी स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करूं? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे बाकी स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करें, मैं स्पेशल ही बने रहना चाहती हूँ। प्रोफेसर राणा ने हैरानी से कहा, व्हाट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यहाँ क्लास से बाहर निकालने पर हर दूसरे दिन आपकी इंसल्ट होती है और आप इसे स्पेशल होना कह रही है? आर्या ने जवाब दिया, आप जो देख रहे हैं वो आपका पक्ष है और मैं जिस तरह इन बातों को ले रही हूँ वो मेरा नजरिया है प्रोफेसर अगम। प्रोफेसर गरज कर बोले, प्रोफेसर राणा। आर्या ने शांत स्वर में कहा, एक ही बात है, इतना तिलमिलाने की जरूरत नहीं। प्रोफेसर ने कहा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है, अब आप बाहर जा सकती है। आर्या ने कदम उठाते हुए कहा, जा रही हूँ। प्रोफेसर ने टोक दिया, मेरा कोट। आर्या ने जवाब दिया, वो अब नहीं मिलेगा। कहते हुए उसने कोट समेटकर अपने बैग में रखना चाहा। प्रोफेसर ने उसकी बाह पकड़ ली और दांत जमाकर बोले, बिहेव करना सीखो, हर बात मजाक नहीं होती। आर्या ने मुस्कुराते हुए कोट छोड़ दिया और बोली, कभी किसी ने आपसे कहा है प्रोफेसर अगम कि आपकी माथे पर जब ये शिकन की रेखाएं पड़ती है तो आप और भी ज्यादा डैशिंग लगते हैं? बस यही रूप देखना था, और वो भी इतने करीब से। अब आप कोट ले सकते हैं। प्रोफेसर अगम ने उसकी बाहें छोड़ दी और पीछे मुड़े। आर्या ने कोट को पीछे से उनके कंधे पर रखते हुए कहा, हैव अ नाइस डे प्रोफेसर अगम। वो बाहर की तरफ चल दी। उसके पैर में हल्का दर्द हुआ जिससे वो जरा सा ठहरी, पर फिर चली गई। प्रोफेसर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सिर फिरी, समझ ही नहीं रही है बातों को। ये क्यों मेरे नजदीक आ रही है? खुद भी जल रही है और मुझे भी जलाकर खाक कर देगी।
क्यों आर्या जा रही थी बार बार अगम के करीब? क्यों अगम नहीं रोक पा रहा था अपने आप को? क्या ये कहानी है सिर्फ स्टूडेंट और प्रोफेसर के लगाव की, या प्रेम कहानी है जन्मों जन्मों के बंधन की? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरा ही दीवाना हूँ।